नमस्कार साथियों, मैं नागेश गहलोत स्वागत करता हूं आपका निदान क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश के ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों की सीरीज़। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम। चंदेल राजवंश का पहला शासक नन्नुक 831 से 848 ईस्वी था, जिसने 831 के लगभग चंदेल राजवंश की आधारशिला रखी तथा अपनी राजधानी को बनाया था। तो नन्नुक चंदेल राजवंश का पहला शासक था जिसने शासन कब से कब तक किया, 831 ईस्वी से 848 ईस्वी तक। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो नन्नुक पहला शासक था, ये तो हमें पता चल गया कि कहाँ का वो चंदेल राजवंश का शासक था और उसने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी। तो पहला ऑप्शन है खजुराहो, दूसरा ऑप्शन है धार, तीसरा ऑप्शन है मंडला, जबकि चौथा ऑप्शन है शिवपुरी। तो देखिए, शिवपुरी जो है ये ग्वालियर के शासकों के अधीन रहा है। यहाँ पर ग्वालियर के जो राजा थे वो शिकार खेलने आया करते थे। और जबकि मंडला की अगर हम बात करें तो मंडला जो है गढ़ मंडला, ये गोंडवाना शासकों के अधीन रहा है। गोंडवाना शासकों का यहाँ पर शासन रहा है। जबकि अगर हम धार की बात करें तो धार जो है ये राजा भोज की राजधानी थी। राजा भोज ने एक और नगर भोजपाल बसाया था, जो आधुनिक भोपाल कहा जाता है और मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो धार को भोज ने बसाया था। तो खजुराहो जो है ये किससे संबंधित है? खजुराहो जो है ये चंदेल शासकों से संबंधित है। चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? खजुराहो में, जहाँ पर आज कंदरिया महादेव और विशिष्ट प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर और अपनी शैली और अपनी वास्तुकला के कारण ये मंदिर जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रमुख है और अपनी शैली के कारण जाना जाता है। तो देखिए, खजुराहो जो है ये चंदेल शासकों की राजधानी थी, जिन खजुराहो का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शासक एवं संबंधित राज्य में कौन सा असत्य है? देखिए, आपको बताना है कि एक तरफ शासक दिए हुए हैं, एक तरफ उनके राज्य दिए गए हैं या फिर उनके संबंधित राजधानियाँ दी गई है। तो भोज जो है वो धार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भोज, राजा भोज जो थे वो धारा नगरी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और भोज क्या करें, उनसे पहले ही मुंज, वक्पति मुंज जो शासक थे उन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया था। तो भोज शासकों की राजधानी धार थी। जबकि दुर्गावती जो थे वो गोंडवाना राज्य की शासिका थी, ये भी सत्य है। और भोज की राजधानी धार थी, ये भी सत्य है। गोंडवाना जो आधुनिक बालाघाट और मंडला है, जहाँ पर गोंड राजाओं का शासन था और गोंडवाना राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। और यहाँ पर दुर्गावती जो थी उन्होंने गोंड राजवंश की शासिका थी ये। चलिए तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त उज्जैन। तो ये गलत हुआ, क्योंकि समुद्रगुप्त उज्जैन से संबंधित नहीं थे। और चौथा ऑप्शन है अशोक, तो ये भी उज्जैन से संबंधित थे, क्योंकि अपने पिता बिंदुसार के शासन के समय अशोक क्या थे, उज्जैन के सूबेदार नियुक्त किए गए थे और तक्षशिला के सूबेदार इनसे बड़े भाई थे। तो अशोक जो थे ये बिंदुसार, अपने पिता बिंदुसार के शासन के समय उज्जैन के सूबेदार नियुक्त किए गए थे। जबकि इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो अशोक का संबंध जो है वो उज्जैन से रहा है। पहले उज्जैन को जो है अवंती कहा जाता था। और इसमें अगर सही ऑप्शन होगा तो वो होगा समुद्रगुप्त उज्जैन, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है थे इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को नहीं बनाया था और इनका किसी प्रकार से उज्जैन से संबंध नहीं रहा है। अगर समुद्रगुप्त का संबंध रहा है तो प्रयाग प्रशस्ति लेख कहाँ पर? इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी रचना किसने की थी? हरिशेन ने की थी। तो समुद्रगुप्त का एक लेख मिला है प्रयाग में, जो कहाँ पर? इलाहाबाद में स्थित है, जबकि उज्जैन से संबंधित नहीं थे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंची चोटी बताना है हमें। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है जानापाव पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है धूपगढ़। तो देखिए, धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जो 1352 और कहीं कहीं किताबों में 1350 भी मिलता है। तो 1352 मीटर ऊंचाई पर स्थित है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो महादेव पर्वत श्रेणियों में स्थित है। और महादेव पर्वत श्रेणियाँ जो है वो सतपुड़ा की श्रेणियों में स्थित है। सतपुड़ा एक पर्वत श्रृंखला है जहाँ पर महादेव की पर्वत की श्रेणियाँ पाई जाती है। और महादेव पर्वत श्रेणियों में एक पर्वत, विशिष्ट पर्वत है जिसका नाम है धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं कि कौन से नगर सिंध नदी पर बसे हैं। सिंध नदी, देखिए एक सिंधु नदी होती है जो हमारे जम्मू और कश्मीर में बहती है भारत के,
और एक है ये सिंध नदी। ये सिंध नदी, मध्य प्रदेश की सिंध नदी की बात हो रही है। ये सिंध नदी पर आपके प्रश्न है कि सिंध नदी पर कौन कौन से नगर बसे हैं। तो सिंध नदी पर जो हैं वो दतिया और शिवपुरी, दतिया बुंदेलखंड में और शिवपुरी मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों नगर जो हैं, दोनों महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के नगर जो है ये कौन सी नदी पर, सिंध नदी पर बसे हैं। सिंध नदी की 470 किलोमीटर लंबाई है। सिंध नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर, जो यमुना की एक सहायक नदी है, न कि चंबल की। चंबल की सहायक नदी नहीं है सिंध नदी, ये यमुना नदी की सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में अपना जल गिराती है। जबकि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, जबकि सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में किन शाखाओं से वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश में किन किन शाखाओं से वर्षा होती है? देखिए, पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी शाखा से, तीसरा ऑप्शन है अरब सागर शाखा से। तो देखिए दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है वो वर्षा किन किन, देखिए ये यहाँ पर देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये भारत का हमने एक मैप बना लिया है दक्षिण भारत का से संबंधित। तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये अरब सागर की शाखा है, और एक और दक्षिण पश्चिम मानसून, ये इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून पाया जाता है। तो देखिए, ये अरब सागर की शाखा भी यहाँ आकर मध्य प्रदेश में मिलेगी और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी आकर मध्य प्रदेश में मिलेगी, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा भी मध्य प्रदेश में आकर मिलेगी। तो इन तीनों ही शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम वर्षा की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी, क्योंकि मध्य प्रदेश की मानसूनी वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से भी होती है, बंगाल की खाड़ी से भी होती है और अरब सागर की शाखा से ही होती है। देखिए शाखाएं दो प्रकार की है, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, ठीक है। तो ये अरब सागर की शाखा केरल राज्य के तट की तरफ बढ़ती है और मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की शाखा से आकर मिल जाती है। तो ये दोनों शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बूढ़ादेव किस जनजाति के देवता हैं? तो बूढ़ादेव जो हैं ये सीधा सा प्रश्न है, ये बैगा जनजाति के देवता हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 3 अति पिछड़ी जनजातियाँ पाई जाती है। 3 अति पिछड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी? बैगा, सहरिया, एक तो बैगा, सहरिया, भारिया। तो बैगा, सहरिया और भारिया, ये 3 मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियाँ कही जाती है, जिनके संरक्षण के लिए सरकार ने विशिष्ट कदम उठाए हैं। तो बूढ़ादेव किस जनजाति के देवता हैं? तो बूढ़ादेव जो है वो बैगा जनजाति के देवता हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में महालेखाकार का कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो है वो ग्वालियर शहर में महालेखाकार का कार्यालय। देखिए, ग्वालियर शहर में राजस्व से संबंधित जितने भी कार्यालय हैं वो ग्वालियर में है। राजस्व मुख्यालय, मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय ग्वालियर कहा जाता है, जबकि वित्त मुख्यालय से संबंधित इंदौर में है। और भोपाल में प्रशासनिक जो संबंधित इकाइयां हैं वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। देखिए, तो ग्वालियर, अपना प्रश्न क्या था कि मध्य प्रदेश में महालेखाकार का कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो ग्वालियर शहर में स्थित है। चलिए प्रश्न देखते हैं अगला कि होलकर वंश की राजधानी रहा है। होलकर वंश की राजधानी क्या है, क्या रही थी? तो मध्य प्रदेश में होलकरों का शासन बहुत समय पहले से रहा है और इनकी शाखाओं में विभाजित थे होलकर। देखिए, ग्वालियर में सिंधिया राजवंश का शासक था, जबकि इंदौर में जो है वो होलकर राजवंश का शासन था। तो इसका सही आंसर होगा इंदौर, क्योंकि इंदौर में जो है वो होलकर राजवंश का शासन था। और अहिल्याबाई इसमें प्रमुख शासिका रही और मल्हार राव होलकर ने इंदौर की स्थापना की थी। मल्हार राव होलकर ने इंदौर की स्थापना की थी, जो कि होलकर राजवंश के एक शासक थे। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा होलकर राजवंश की राजधानी इंदौर रही, जबकि सिंधिया राजवंश की राजधानी ग्वालियर और पंवार राजवंश ने धार पे शासन किया। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में? देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। और मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो महू में, मध्य प्रदेश के महू नगर में, जिसको आज हम बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर, जिसमें मध्य प्रदेश में कहाँ किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो महू, जिसको आजकल हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में हुआ था। और अगर हम भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को
हुआ था मध्य प्रदेश के महू नगर में। और इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में दिल्ली में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के एक राजनेता रहे हैं और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। देश का पहला शहर जहां IIT और IIM दोनों स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों स्थित हैं, तो कहाँ पर स्थित है? तो दोनों इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है वो IIT और IIM दोनों स्थित है। ठीक है, चलिए आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं जो हैं वो खंडवा में स्थित है। और खंडवा में भी कहाँ स्थित है? तो खंडवा में ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में शंकराचार्य की गुफाएं स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में स्थित है। खंडवा ज़िला है मध्य प्रदेश का। और नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर नामक जो 12 ज्योतिर्लिंगों में, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो है ओमकारेश्वर है। और ओमकारेश्वर में ही शंकराचार्य की गुफाएं स्थित है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय, देखिए प्रश्न क्या है हमारा, सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? तो मांडू को जो है वो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। आनंद की नगरी कहा जाता है मांडू को, क्योंकि यहाँ पर बाज बहादुर और रूपमती से संबंधित बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध है। और हुशंग शाह ने मांडू का निर्माण करवाया था। मांडू नगर की नींव किसने रखी थी? हुशंग शाह द्वारा रखी गई थी। यहाँ पर जहाज महल, हिंडोला महल आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो मांडू के बारे में क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी किसे कहा जाता है? तो मांडू को। हमारा सही आंसर होगा मांडू। जबकि धार जो है ये किसने बसाया था? भोज राजाओं ने धार की स्थापना की थी। पचमढ़ी की, जैसे आपको पता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऊंचा स्थान है और एक हिल स्टेशन कहा जाता है मध्य प्रदेश का। झाबुआ जो है, झाबुआ की सीमा जो है वो गुजरात से भी लगती है और राजस्थान से भी लगती है। तो झाबुआ एक अकेला ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएँ राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों से लगती है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं कि कौन से लोक चित्रकला मालवा की नहीं है? तो मालवा में जो है वो संजा भी होता है, नवरात्रि भी होती है। नवरात्रि में जैसे कि गरबा वगैरह 9 दिन से खेले जाते हैं, तो ये मालवा में है। और दिवासा भी होता है, दिवासा भी मालवा में होता है। अलीराजपुर ज़िले में आदिवासियों का, जनजातियों का त्यौहार है दिवासा। और चित्रकला ये लोक संगीत है, लोक चित्रकला है। जबकि नाग जो है ये मध्य प्रदेश का, मालवा का नहीं है, मालवा का नहीं है। नाग जो है ये मालवा का नहीं है। ठीक है, तो नवरात्रि, दिवासा, संजा ये सब मालवा के हैं, जबकि नाग जो है ये मालवा का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत भवन की स्थापना कब हुई? तो भारत भवन की स्थापना चार्ल्स कोरिया द्वारा की गई थी। चार्ल्स कोरिया एक बहुत बड़े वास्तुकला शास्त्री थे, जिन्होंने 13 फरवरी 1982 को भारत भवन की आधारशिला स्थापना की थी। इंदिरा गांधी नहीं, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है भारत भवन, जिसके कौन है? चार्ल्स कोरिया वास्तुकलाकार हैं। और 13 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालू जी महाराज का मेला कहाँ लगता है? कालू जी महाराज का मेला जो है पश्चिमी निमाड़ में लगता है। पश्चिमी निमाड़, अब हम देखते हैं पश्चिमी निमाड़ क्या होता है। तो पश्चिमी निमाड़ किसे कहा जाता है? पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहा जाता है, जबकि उत्तरी निमाड़ जो है वो खंडवा को कहा जाता है। ये दोनों सिटियाँ जो है मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में स्थित है। पर पश्चिमी निमाड़ की बात करें तो खरगोन, पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहा जाता है, जबकि पूर्वी निमाड़ किसे कहा जाता है? पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहा जाता है। ठीक है, तो कालू जी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द गांव में लगता है और पश्चिमी निमाड़ मतलब खरगोन में लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस बेगम का शासन भोपाल में नहीं रहा? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुदिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम और चौथा ऑप्शन है रज़िया सुल्तान। तो देखिए साथियों, रज़िया सुल्तान जो है ये गुलाम वंश की शासिका थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और 1336 से 1340 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज्य किया था। जबकि ये तीन जो हैं कुदिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम, इन्होंने मध्य प्रदेश में भोपाल में शासन किया था। तो ये मध्य प्रदेश के शासन संभाल चुकी हैं। जबकि रज़िया सुल्तान जो है ये दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा रज़िया सुल्तान। 1336 से 1340 तक इन्होंने शासन किया था और ये पहली ऐसी महिला थी भारत की जिन्होंने शासन किया था जो राजा बनी थी।
ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सीधा सा प्रश्न है कि भोपाल में स्थित है। चलिए अब देखते हैं कि इंदौर में, अगर भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है तो इंदौर में तो देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो इंदौर में स्थित है। जबकि खजुराहो की बात करें तो खजुराहो के हवाई अड्डा को भी अपना एक नाम मिल गया है, जो कि किसके नाम पर, छत्रसाल के नाम पर। महाराजा छत्रसाल शिवाजी के समकालीन थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में मुगलों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था। तो खजुराहो क्षेत्र में, टीकमगढ़ छतरपुर क्षेत्र में आज भी छत्रसाल महाराज की पूजा की जाती है, उनको बहुत माना गिना जाता है। तो खजुराहो का जो हवाई अड्डा है वो किसके नाम पर है, वो महाराजा छत्रसाल के नाम पर। जबकि जबलपुर का जो हवाई अड्डा है वो गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने हवाई अड्डों की चर्चा की है और उनसे संबंधित स्थान की चर्चा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीलकंठ मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए नीलकंठ मंदिर का जो स्थान है वो यहाँ पर ब्रह्म स्थित हो रही है, क्योंकि नीलकंठ जो मंदिर है वो मांडू, विदिशा और मंदसौर में तीनों जगह स्थित है। देखिए तो अगर सही से बात करें हम तो मांडू में जो है वो नीलकंठ मंदिर स्थित है, और सर्वाधिक पुराना एक मंदिर मंदसौर, मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी नीलकंठ मंदिर स्थित है, जबकि मांडू में स्थित है नीलकंठ महादेव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सांची का बौद्ध स्तूप किस जिले में है। तो सांची का बौद्ध स्तूप जो है वो रायसेन ज़िले में है। रायसेन ज़िले में, मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में सांची का बौद्ध स्तूप है, जिसका निर्माण मौर्य शासनकाल में हुआ था और शुंग राजवंश के शासकों ने इन पर वेदिका निर्माण का कार्य करवाया था इस पर। तो ठीक है, तो सांची का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है सांची का बौद्ध स्तूप। और धार में, अगर हम धार की बात करें तो धार में भोजशाला स्थित है, जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। और मंडला नगर मध्य प्रदेश का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर मतलब कि ये किसकी, वकीलों के ट्रेनिंग सेंटर की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश का पहला जो है वो एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। माधव संगीत विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में। माधवराव सिंधिया के नाम पर इस संगीत महाविद्यालय का नाम रखा गया है, जो कि ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं हम कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है। तो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है वो ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज स्थित है, जो कि ग्वालियर में स्थित है। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। तो मध्य प्रदेश की 38.5% जनसंख्या जो है वो गरीबी में रेखा से नीचे है, बिलोंग पॉवर्टी लाइन से नीचे, मतलब BPL बोलते हैं ना, बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो 38.5% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे मध्य प्रदेश में जीवन यापन करती है। चलिए 24वां प्रश्न हम देखते हैं कि चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है। तो चक्रधर फेलोशिप जो है वो शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राजा चक्रधर फेलोशिप किसके सम्मान में दी जाती है, तो शास्त्रीय संगीत में जो कोई अच्छा कार्य करता है उसको मध्य प्रदेश में चक्रधर फेलोशिप से सम्मानित किया जाता है। 25वां प्रश्न देखते हैं आज का कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी रहा है। तो समीर दाद जो है, मियाँ समीर दाद, ये मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी रहे हैं मियाँ समीर दाद। चलिए आज मध्य प्रदेश में विशेष में देखते हैं, वाईफाई के ज़रिए मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला पहला नगर गढ़ा कोटा सागर बन गया है। दूसरा है, किन्नरों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए भारत का प्रथम किन्नर बोर्ड स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है, मध्य प्रदेश। तीसरा है, मध्य प्रदेश में प्रथम लोकार्पित नदी जोड़ो परियोजना नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना कहाँ पर स्थित है, वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के बारे में चौथा फैक्ट है कि भारत की प्रथम नदी झील जोड़ो परियोजना टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। और आखिरी का प्रश्न है, आखिरी का जो है वो फैक्ट है कि उच्च शिक्षा ऋण संबंध अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन हायर एजुकेशन एप्लीकेशन
मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो उम्मीद करता हूँ निदान क्लासेस की ये मध्य प्रदेश सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो कृपया अपना वक्तव्य ज़रूर प्रकट करें कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।